सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी PPSVM IC नानंगमता के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उस पर हमने इसके पूर्व की वीडियोज़ में असहयोग आंदोलन के कारण और उसके प्रभाव और परिणामों के बारे में चर्चा कर ली। इसके पूर्व के दोनों वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक में जा कर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम अध्ययन करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या क्या रहे। असहयोग आंदोलन को हमने पढ़ा था जो अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1922 में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद उस आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। तो फिर उसके बाद 1922 के बाद एक तरह से फिर बिखराव आने लगा था। 1920 में महात्मा गांधी ने सभी को एकजुट किया था, उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रभावशाली वह आंदोलन रहा। उसके बाद कुछ बिखराव से आए, लेकिन 1930 में फिर सब एकजुट हो गए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये अप्रैल 1930 में हुआ है, 6 अप्रैल में प्रारंभ हुआ था, अप्रैल 1930। वह अगस्त 1920 में था सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 में। थीम दोनों की एक जैसी है, दोनों ही महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था दोनों आंदोलनों का। दोनों ही आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से किए गए थे और दोनों का वही उद्देश्य था, वही उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य। और कार्यक्रम जो चलाए गए थे वह असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम थे, स्वदेशी को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, वो सारी चीजें इसमें भी थी। अब चूंकि हम आज पहले उसके कारणों को जानेंगे। आंदोलन तो 1930 में हो गया। कोई भी क्रांति, कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी घटना यदि घटित होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन्हीं कारणों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यह है कि असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या क्या थे। तो उन कारणों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले कारणों की चर्चा हो जाएगी, 1930 तक क्या क्या कारण बने। उसके बाद फिर 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो पहला कारण इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं कारण लिख ले रहा हूँ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। तो ये साइमन कमीशन के बारे में हम लिख लेते हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइमन कमीशन जो है इसका गठन किया गया था 1927 में। देखिए इसका गठन जो है, गठन है इसका 1927 में, महीना है नवंबर का। साइमन कमीशन आयोग जो है इसका गठन हुआ 1927 में और नवंबर 1927 में यह भारत में पहुंचा ये 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचा। अब चूंकि तब आवागमन का जो मुख्य साधन था वह जहाज था, तो इंग्लैंड से भारत आने में इतना समय लग गया, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। प्रश्न पूछा भी जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 ईस्वी में। तो यह किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना। तो साइमन कमीशन भारत आया था भारत शासन अधिनियम 1919 के संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए, उसकी समीक्षा के लिए आया हुआ था। हमने असहयोग आंदोलन के कारणों में भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा था। तो हर 10 साल में इनका एक अधिनियम आता था, जैसे 1909 में एक आया, 1919 में दूसरा आया, फिर 1919 के बाद अगला आना था 1929 में। तो 1929 में उसको आना था और जो 1919 में
संवैधानिक सुधार किए गए थे उनकी जांच करना, उनकी समीक्षा करना, यदि उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है तो उस परिवर्तन को करना, इस उद्देश्य से यह आया हुआ था। तो अब जब यह 1929 में इसको आना था, पहुंच कब गया है? 1928 में ही पहुंच गया, 1927 में ही गठन हो गया। तो लगभग ये 2 साल पूर्व ही भारत में पहुंच गया साइमन कमीशन। तो इसका विरोध हुआ, साइमन कमीशन का भारत में लगभग संपूर्ण भारत में व्यापक विरोध किया गया। उसके कारण क्या थे? उसके कारण मुख्य रूप से 2 कारण थे। एक कारण ये था कि यह समय से पूर्व आ गया था, 1929 में इसको आना था, 27 में गठन होकर के 28 में पहुंच गया स्टार्टिंग में। दूसरा, यह 7 सदस्यीय कमीशन था। ये जो साइमन कमीशन था, साइमन व्यक्ति का नाम है जॉन साइमन। अब वह इस 7 सदस्यीय आयोग के प्रमुख थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रख दिया। सामान्यतया ऐसा होता है, यदि किसी व्यक्ति को किसी समिति का प्रमुख बनाया जाता है तो उसी व्यक्ति के नाम पर उस समिति को जानते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो साइमन व्यक्ति का नाम है, तो एक 7 सदस्यीय यह आयोग था, एक 7 सदस्यीय कमीशन था जिसका प्रमुख साइमन कमीशन। अब यह भारत जब पहुंचा ये कमीशन, एक तो समय से पूर्व आ गया, पहला कारण हो गया इसका। दूसरा कारण ये था कि इस 7 सदस्यीय कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। अब भारत में ही संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए आए हैं, भारतवास में जो निवास करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए आप कानून बनाने के लिए आए हुए हैं, उनकी जांच करने के लिए आए हैं और उसमें भारतीय को शामिल नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि इसका विरोध किया गया। हालांकि इस आयोग ने, अंग्रेजों ने यह तर्क दिया कि इस कमीशन में भारतीय इसलिए नहीं है क्योंकि इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपनी है, इसीलिए इसमें ब्रिटिश सांसदों को ही शामिल किया गया, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। लेकिन उस समय ब्रिटिश संसद में भी 2 भारतीय ऐसे थे जो सांसद के रूप में वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उनको शामिल इस आयोग में नहीं किया गया। इससे क्या रहा? स्वाभाविक बात है, भारतीयों के मन में आक्रोश साइमन कमीशन के खिलाफ भर गया कि इसमें भारतीय लोग शामिल नहीं और समय से पूर्व है, आ गया है, तो सस्पेंस तो रहेगा। तो इसी सस्पेंस के चलते भारतीयों के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। जैसे ही बॉम्बे पहुंचा ये फरवरी 1928 में, तो इसका पुरजोर विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए इस आयोग को, देशव्यापी हड़ताल उस समय हुई। तो जहां जहां भी ये कमीशन पहुंचा वहां वहां इसका पुरजोर विरोध हुआ था। तो इसी विरोध के चलते आप सभी जानते होंगे, जब अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया तो उस समय एक बड़े नेता लाला लाजपत राय, यह बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे अंग्रेजों के लाठीचार्ज में। और उन्होंने एक बात भी कही थी लाला लाजपत राय जी ने कि अंग्रेजों के द्वारा जो ये लाठी का प्रहार किया गया है यह उनके ताबूत की कील साबित हुई। तो लाला लाजपत राय बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे इस लाठीचार्ज में और तुरंत तो नहीं, कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें कारण रहा था ये साइमन कमीशन के दौरान के विरोध के दौरान किए गए लाठीचार्ज को। तो एक बड़े नेता की मृत्यु होना इस लाठीचार्ज के कारण, उससे क्या हो गया, जो भारतीय जनमानस था, क्योंकि एक बड़े लीडर थे लाला लाजपत राय, उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भर गया। तो ये साइमन कमीशन के बारे में हो गया। आपकी परीक्षाओं में साइमन कमीशन के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। तो एक कारण हमने दे दिया साइमन कमीशन। दूसरा कारण इसमें लिखते हैं हम नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ये भी 1928 में ही है। नेहरू रिपोर्ट सन इसका भी 1928 है। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इसको भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं। नेहरू रिपोर्ट में हम अध्ययन करते हैं, आप इसको समझिएगा। जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, पूरे देश में उसका विरोध किया गया, तो अंग्रेजों ने फिर चुनौती दे दी भारतीयों को। उन्होंने कहा कि हम भारत में आए थे, कानून सही तरीके से चले, भारत में शासन करने संबंधी कानूनों को बनाए, प्रावधानों को बनाए, अधिनियमों को बनाए, लेकिन तुम भारतीय तो विरोध कर रहे हो,
काम करने ही नहीं दे रहे हो हमें और कहते हो कि हमारे देश में अंग्रेज अच्छे से शासन व्यवस्थाएं चलाएं। तुम ही लोगों के लिए जब हम कानूनों का निर्माण कर रहे थे, अधिनियम का निर्माण कर रहे थे, तुमने काम नहीं करने दिया। यदि तुम लोगों में सामर्थ्य है तो अपने देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण स्वयं करो, कानूनों का निर्माण स्वयं करो। ऐसा चैलेंज किया गया अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि भारतीय इतने बिखरे हुए हैं कि ऐसा कोई यह संविधान बना ही नहीं पाएंगे, ऐसे कोई कानून ये बना ही नहीं पाएंगे जिसके तहत पूरे भारत में सही तरीके से शासन चलाया जाए। तो ऐसा चैलेंज कर दिया अंग्रेजों ने। तो इस चुनौती को स्वीकार किया गया। एक 9 सदस्यीय आयोग बना जिसको हम नेहरू आयोग के नाम से जानते हैं। अब इस आयोग में 9 सदस्य जो विभिन्न दलों के थे, कांग्रेस के भी थे उसमें, मुस्लिम लीग के भी थे, हिंदू महासभा के भी थे, इस तरह से सभी दलों के सदस्य, सर्वदलीय एक आयोग था ये। इसमें जितने भी उस समय के दल थे उसके सदस्य इसमें शामिल थे और प्रमुख बनाया गया था श्री मोतीलाल नेहरू। तो उनको प्रमुख बनाया गया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया नेहरू आयोग। तो नेहरू आयोग में फिर भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं चलेंगी, उसके लिए किस तरह हम शासन व्यवस्थाओं को मेंटेन करेंगे, सही तरीके से चला पाएंगे, उसके लिए जो संविधान तैयार किया गया उसमें कानूनों के बारे में, प्रावधानों के बारे में लिखा गया। जैसे मुख्य रूप से 3 बातें उसमें थी, उसी के इर्द गिर्द पूरा रिपोर्ट तैयार हुई, नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। जैसे भावी भारत किस प्रकार का होगा, अर्थात जब हम स्वतंत्र होंगे तो हम किस प्रकार से भारत में शासन व्यवस्था संचालित करेंगे, भावी भारत किस प्रकार का होगा, एक इस बात का उल्लेख था। दूसरा था मूल अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी होता है। तीसरा था इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता किस प्रकार से स्थापित हो, सामंजस्यपूर्ण वातावरण कैसे बना रहे, एक इस बारे में था। तो ये मुख्य रूप से 3 चीजें थी। इसी के अंतर्गत फिर उल्लेख था बहुत सारी चीज़ों का, जैसे सभी को वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाएगा, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उनको वोट देने का अधिकार होगा। और उसके अलावा केंद्र और राज्य में पूर्ण उत्तरदायित्व वाली सरकार होगी, मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख नेहरू रिपोर्ट में किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, तो इसीलिए उनके नाम पर यह रिपोर्ट बनी। और यह रिपोर्ट जब अंग्रेजों को सौंपी गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगा था ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय के सारे पढ़े लिखे लोग थे, बहुत सारे तो इसमें कानून के जानकार थे, तो इन्होंने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की अंग्रेज सरकार के सामने कि हमने ये प्रावधान बनाया है, इस तरह से हम अपने देश में शासन चलाएंगे, तो अंग्रेजों ने उसको अस्वीकार कर दिया, अस्वीकृति दी उसको। तो इससे भी क्या हो गया, एक बहुत बड़ा जो जनमानस था वह अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश से भर गया। तो 2 कारण हमने यहाँ पर देख लिए, एक साइमन कमीशन, दूसरा हो गया नेहरू रिपोर्ट। तीसरा हम इसमें देख लेते हैं, इसी सन के चरण में देख लेते हैं, बारदोली का सत्याग्रह। बारदोली का सत्याग्रह, तो ये बारदोली का सत्याग्रह 1928 में ही हुआ था। बारदोली गुजरात में एक जगह है, यहाँ के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। क्यों? तब कृषि में बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता था। अंग्रेजों के समय में बहुत बड़ा टैक्स लगाया जाता था किसानों के ऊपर। तो लगभग उस समय 22%, 20% से अधिक, लगभग 22% किसानों को लगान के रूप में देना पड़ता था अंग्रेजों को। ये बहुत ज़्यादा था। तो इससे क्या होता था, किसानों की दशा बड़ी दयनीय रहती थी, क्योंकि वो जितना भी उत्पादन करते थे वो ये सब अंग्रेज ले लेते थे। कई बार फसल अच्छी नहीं हो पाती थी, नुकसान हो जाता था, कई बार उसमें भी ये लगान लेते थे। तो बहुत ज़्यादा लगान था। तो इस लगान के खिलाफ सत्याग्रह चलाया किसानों ने, बारदोली के किसानों ने, और उस सत्याग्रह का नेतृत्व, उन लोगों का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल जी ने। श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने उनका नेतृत्व किया और यह सत्याग्रह सफल हुआ। और फिर लगान की जो दरें हैं वह 22% से कम करके 6% के आसपास रखी गई। अर्थात
लगान को कम करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें भारतीय सफल हुए, किसान सफल हुए। और बारदोली का जब यह सत्याग्रह सफल हुआ तो बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तब से वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने गए, जो फिर हमारे कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे पहले गृह मंत्री भी बने। तो अब जब यहाँ पर यह सत्याग्रह सफल रहा तो इससे फिर भारतीयों का जो मनोबल था वह बढ़ गया, एक उत्साह बढ़ गया कि हमने एकजुट होकर के अपनी मांगें मनवा ली हैं, तो कल के दिन हम अगर बड़ा आंदोलन करेंगे तो उसमें हम सफल रहेंगे। तो इससे उनका उत्साह बढ़ा, मनोबल बढ़ा इससे। अब फिर 3 कारण हो गए। चौथा कारण इसमें हम देख लेते हैं मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र। तो मेरठ षड्यंत्र में ये 1929 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र 1929 सन भी लिख लेते हैं। तो मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था। इसमें क्या था, अंग्रेजों के द्वारा कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, झूठे मुकदमे उन पर चला दिए गए और उनको जेल में भेज दिया 1929 में। कम्युनिस्ट नेता मतलब मजदूरों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लीडर थे, जो नेता थे, उनको अंग्रेज सरकार के द्वारा कारागार में डाल दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। तो इससे क्या हुआ, वो नेता थे, नेता मतलब एक बहुत बड़े जनसमूह का नेतृत्व करने वाले, और वो मुख्य रूप से मजदूरों के संगठनों के नेता थे। एक बहुत बड़ा वर्ग जिनके वह नेता थे, उनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो इन नेताओं के जो समर्थक थे वह अंग्रेजों के विरोध में हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन में आक्रोश भर गया। ये कारण ये हो गया मेरठ षड्यंत्र का। फिर अगला एक कारण हम देख लेते हैं इसमें, आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी। तो आर्थिक महामंदी 1929। आर्थिक महामंदी नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा इतिहास में, उसमें आर्थिक महामंदी के बारे में विस्तृत वर्णन है, तो उसको हम विस्तृत चर्चा वहां पर करेंगे कि क्या उसके कारण रहे, क्या उसके परिणाम सामने आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त उसके बारे में बताते हैं। आर्थिक महामंदी अमेरिका से प्रारंभ हुई थी 1929 में, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। तो ये विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी थी, जिसमें बहुत अधिक बेरोजगारी फैली, भुखमरी की स्थिति सामने आई। तो जो आर्थिक स्थिति थी देशों की वह नीचे चली गई, अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो गई इस आर्थिक महामंदी से। तो संपूर्ण विश्व में यह आर्थिक महामंदी के प्रभाव पड़े थे। तो भारत में भी इस आर्थिक महामंदी जो 1929 में अमेरिका से प्रारंभ हुई थी, इसके प्रभाव भारत में भी देखने को मिले। तो आर्थिक महामंदी फैली थी, तो यहाँ के किसानों के साथ क्या हो रहा था कि अब जब मंदी होती है तो उसमें क्या होता है, मांग घट जाती है, वस्तुओं का जो उत्पादन है वो बिक्री नहीं हो पाती। उत्पादन जब है वह बिकेगा नहीं तो क्या होगा, जिसने उत्पादन किया था, जो उत्पादक वर्ग है, उसको नुकसान हो जाएगा। तो कि जो किसानों की जो फसलें थी उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा था और बिक नहीं पा रही थी, जिससे इनकी दशा जो है वह आर्थिक दशा जो है खराब हो गई। उसके बाद भी अंग्रेज क्या करते थे, इनसे लगान वसूलते थे। एक तो फसल नहीं बिकी, ऊपर से अंग्रेजों को लगान देना है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब अंग्रेजों ने तो अपनी जो मंदी थी उसको भरपाई करने के लिए क्या किया, उन्होंने सोना जो था भारत में, क्योंकि सोना बहुत अधिक मात्रा में था, उस सोने को उन्होंने बाहर बेचना शुरू कर दिया ताकि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहे। तो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में अंग्रेज तो सफल रहे, लेकिन भारत, हमारी जो आर्थिक दशा जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी भारतीयों की। अब ऊपर से किसानों को क्या करना पड़ रहा था, अपनी जमीनों को बचाने के लिए जो सोना चांदी था उसको दे देना पड़ रहा था, बेच देना पड़ रहा था। तो इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई भारतीयों की, आर्थिक दशा बहुत ज़्यादा खराब हो गई इस आर्थिक महामंदी के कारण ही। और इसका उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार की थी, क्योंकि मंदी होने के बावजूद वो लगान वसूल कर रहे थे। तो इससे क्या हो गया, जनता जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। अब एक व्यापक जन असंतोष फैल गया है अंग्रेजों के खिलाफ। हम देख रहे हैं बहुत अलग अलग घटनाएं हैं ये सब, लेकिन ये सब घटनाएं जाकर के किसके खिलाफ हो रही हैं, अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरह से अलग अलग घटनाओं के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष फैला
और उस असंतोष के कारण सभी लोग एकजुट हुए, क्योंकि हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है, किसान भी प्रभावित हुआ है, मजदूर वर्ग भी प्रभावित हुआ है, आम लोग जो हैं वो भी प्रभावित हुए हैं, पूंजीपति भी प्रभावित हुए हैं, सब लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये सब एकजुट हो जाते हैं और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। तो उसके कारण ये चीजें बनी उसके लिए उत्तरदायी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे असहयोग आंदोलन, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार फिर प्रारंभ किया गया, कौन सी उस समय की तत्कालीन घटना थी, किस तरह से वह प्रारंभ हुआ, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज आपको यहाँ पर ये कारण बताए गए, ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम चूंकि एक भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें अपने इतिहास के बारे में ये सामान्य सी जानकारी पता होनी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सन वगैरह जो बताए गए हैं उनको नोट डाउन करते चलिए और उनको याद कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये कारण हमने चर्चा यहाँ पर कर दी। शेष अगली वीडियो में।